अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात की थी, यानी कि जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। और इनमें आप देखेंगे आंध्र प्रदेश ने अपने लंबे समय से चली आ रही दो बच्चों की नीति को उलट दिया है, जो लगभग 3 दशकों से लागू थी। और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को स्थानीय निकाय निर्वाचन लड़ने से प्रतिबंधित भी कर दिया गया था कि अगर जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे वो स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और सरकार ने तर्क दिया कि राज्य तेजी से वृद्धि यानी बूढ़ी होती आबादी और घटती प्रजनन दर की चुनौतियों का सामना कर रहा है, और जिससे दीर्घकालिक आर्थिक तथा सामाजिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक कारण भी हो सकता है। तो ये आखिर पूरा मामला क्या है, इसी पर बात करते हैं। भारत में नई जनसंख्या रणनीति की क्या आवश्यकता है, उसे भी हम लोग देखेंगे। और भारत की जनसंख्या नीतियां क्या हैं, उन्हें भी जानेंगे हम लोग। और देखिए, एक और आप जानते हैं, हमारे देश में सबसे ज्यादा जहां जनसंख्या होती है वहां लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा होती है और विधानसभा सीटें सबसे ज्यादा होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का मामला ले लीजिए आप लोग, यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधानसभा परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखिए 31 सीटें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और दक्षिण भारत में कब सीटें देखने को मिलती हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें किसकी, आंध्र प्रदेश की, तो ये आंध्र प्रदेश है, अमरावती इसकी राजधानी है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और आप देखेंगे तमिलनाडु से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 175 सीटें हैं, विधान परिषद जिसमें 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो ये आप देखेंगे तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी है, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। और यहाँ आप देखते हैं कि विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में आप देखते हैं 39 सीटें हैं। लेकिन आप देखते हैं सबसे ज्यादा पैसे में योगदान देते हैं, टैक्स में योगदान देते हैं इस राज्य, लेकिन इनके यहाँ राजनीति में भागीदारी कम मिलती है। तो ये भी एक कारण माना जा रहा है। तो भारत में नई जनसंख्या रणनीति की क्या आवश्यकता है, ये जान लीजिए पहले। कुल प्रजनन दर में गिरावट, भारत की कुल प्रजनन दर टोटल, या आप देखिए इसमें TFR में हाल के दशकों में लगातार गिरावट देखी गई है। और आप देखेंगे NFHS 5 2019 से 21 के अनुसार भारत की TFR प्रति महिला 2.0 बच्चे हैं। क्या है, 2.0 बच्चे हैं। और जो 2.1 के प्रति स्थापन स्तर से नीचे है, और जिससे नीचे आने पर लंबे समय में जनसंख्या कम होने लगती है। क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और आप देखते हैं आंध्र प्रदेश में 1.5 का कुल प्रजनन दर है, जैसे कि कुछ राज्य पहले से ही इस सीमा से काफी नीचे गए, और जिससे कार्यबल में कमी आने की चिंता बढ़ गई है, काम करने वाले लोगों की जनसंख्या कम हो रही है। और इस जनसांख्यिकीय बदलाव के परिणाम स्वरूप श्रम की कमी हो सकती है और कार्यशील आयु वर्ग की आबादी पर दबाव बढ़ सकता है, और जिससे आर्थिक विकास की संभावना कम हो सकती है। अब इसीलिए तो मैं कहता हूँ NCERT किताबें पढ़ लिया करिएगा। ये प्रजनन दर क्या होती है? प्रजनन दर की परिभाषा एक निर्दिष्ट समय सीमा, अक्सर एक वर्ष में प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मों की संख्या होती है। प्रजनन दर की गणना प्रजनन आयु सीमा के भीतर महिलाओं के लिए की जाती है, आमतौर पर 15 से 44 वर्ष। और जन्म दर क्या होती है, इन दोनों में क्या अंतर है? जन्म दर और प्रजनन दर के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि पूर्व में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मों की कुल संख्या को संदर्भित किया जाता है। इसके विपरीत प्रजनन आयु की प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मों की संख्या को संदर्भित किया जाता है। इसमें आप देखिए आर्थिक विकास के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश लगभग आप देखिए 68% जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष में तथा 26% जनसंख्या 10 से 24 आयु वर्ग के होने के कारण भारत विश्व में सबसे युवा देशों में से एक बनने की ओर अग्रसर है। सबसे युवा देश हैं हम लोग। और इस क्षमता का दोहन करने और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक नई जनसंख्या नीति महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार सृजन में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। वृद्ध होती जनसंख्या, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की 20% से अधिक जनसंख्या 60 या फिर उससे अधिक आयु की होगी। ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड क्या है,
और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेगा। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में वृद्ध होती जनसंख्या के कारण चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, और जैसे दीर्घकालिक और वृद्धावस्था देखभाल के लिए उच्च स्वास्थ्य देखभाल मांग में वृद्धि, और जिसके कारण परिवार नियोजन नीतियों की आवश्यकता है जो स्वस्थ वृद्धावस्था तथा बुजुर्गों की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करती है। क्योंकि देखिए, जो युवा है वो एक दिन जाकर बूढ़े भी तो होंगे। संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय दबाव, तो भारत की बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। दिल्ली और बेंगलोर जैसे शहरों में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कम हो रही है। इसके अलावा उच्च जनसंख्या वृद्धि से प्रेरित अनियोजित शहरीकरण के कारण बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक बोझ पड़ता है, प्रदूषण होता है और मलिन बस्तियां बनती हैं, जिससे विषम विकास से बचने के लिए नई जनसंख्या नीति की आवश्यकता पर बल मिलता है। और बढ़ती असमानता और निम्न जीवन स्तर, तीव्र जनसंख्या वृद्धि सार्वजनिक संसाधनों पर दबाव डालती है, जिससे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच सीमित हो जाती है। गरीब क्षेत्रों में उच्च प्रजनन दर आर्थिक असमानता के लिए अधिक व्यापक जनसंख्या नीति को बढ़ावा देती है। भारत की जनसंख्या नीति की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी ना, तो स्वतंत्रता के बाद की पहल 1952 में भारत ने वैश्विक परिवार नियोजन कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाई, और जिसमें गर्भ निरोधकों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से जन्म दर को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 जनसंख्या नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संबंध को मान्यता देते हुए इस नीति में नसबंदी को प्रोत्साहन करने, कानूनी विवाह की आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष बढ़ाने और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करने जैसे उपायों पर जोर दिया गया। आपातकालीन काल, तो 1975 से 77 के बीच में बात हो रही है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था ना इंदिरा गांधी के समय, अनुच्छेद 352 के तहत। यह चरण जबरन नसबंदी के लिए बदनाम हो गया, और जिससे सरकार द्वारा संचालित जनसंख्या नियंत्रण उपाय में जनता का विश्वास खत्म हो गया, और इससे अधिक समावेशी और स्वैच्छिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की बात हो रही है। इस नीति में गर्भ निरोधक आवश्यकताओं को पूरा करने और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए तत्कालिक लक्ष्य, प्रतिस्थापन स्तर, प्रजनन क्षमता प्राप्त करने का एक मध्यम अवधि लक्ष्य और जनसंख्या स्थिरीकरण का एक दीर्घकालिक उद्देश्य निर्धारित किया गया। वर्तमान फोकस क्षेत्र, तो आधुनिक रणनीतियां गर्भ निरोधकों तक पहुंच में सुधार, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने तथा देरी से विवाह करने की वकालत पर जोर देती है। क्या देती है? जोर देती है। और आप देखिए, जनसंख्या स्थिरीकरण को अब आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के व्यापक लक्ष्यों के साथ एकीकृत कर दिया गया है। राज्य स्तरीय नीतियां, उत्तर प्रदेश और असम जैसे कुछ राज्यों ने 2 बच्चों के मानदंड को बढ़ावा देने वाली नीतियां शुरू की है, तथा इससे सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी लाभों, चुनावी भागीदारी जैसे क्षेत्रों में प्रोत्साहन या प्रतिबंधों से जुड़ा है कि इससे ज्यादा बच्चे अगर किसी के होते हैं तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं होगा, या फिर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की बात भी होती रहती है, प्रतिबंध लगाने की। आप लोगों ने सुना होगा, चाइना ने भी, हमारा जो पड़ोसी है ना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, चाइना पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया था, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी, उसे भी हटा दिया गया। और देखिए, जब लोग पढ़े लिखे हों ना, जागरूक हों, तो वो कम ही बच्चे पैदा करते हैं। उनकी शिक्षा का उन्हें टेंशन रहता है, चिंता तो रहती है ना कि 1-2 बच्चे होंगे, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। ज़्यादा बच्चे होंगे, नहीं ध्यान दे पाएंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा उपलब्ध करवा पाएंगे उनके लिए। तो यही सब कहानी है। एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, इस तरह का टॉपिक चर्चा में रहता है तो, क्योंकि क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।